नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जेसीसी की बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की बड़ी घोषणाएं। हिमाचल में नया पे कमीशन देने का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट्स कर्मी 2 साल बाद होंगे रेगुलर। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने सरकार पर कसा तंज। कहा, उपचुनाव में हार के बाद दबाव में सरकार, इसीलिए कर्मचारियों को दिया हक। जेसीसी की बैठक में लिए गए फैसले को लेकर बवाल। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार के फैसले को लेकर उठाए सवाल। कहा, जेसीसी के कर्मचारियों के साथ हुआ छलावा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जेसीसी की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जेसीसी के कर्मचारियों को नए वेतनमान के तहत लाभ मिलने का ऐलान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल प्रदेश में रहती है और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के विकास में गति देने के लिए प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और कर्मचारियों के सहयोग के लिए ये सरकार है। और निश्चित रूप से लंबे समय से मांग थी कि हमारा इस कर्मचारी महासंघ का गठन होना चाहिए, जेसीसी की बैठक होनी चाहिए, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनको सुनना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो आज जेसीसी की बैठक हमारे ये पहली बार बैठक हो रही है और कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद, उस सहयोग के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आज मैंने जेसीसी की बैठक में कुछ बातों का जिक्र किया है जिसकी डिटेल आपको सारी मिल जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो सारी टेक्निकल चीज़ें भी उसमें हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। और मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी राहत हमने सरकार में आने के पश्चात जो उनके बड़े इश्यूज थे, मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा प्रयत्नशील रहते थे कि हमारी इन समस्याओं का समाधान करें, उन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने अब शुरुआत की है और निश्चित रूप से इसमें कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को जो मैंने आज घोषणा की है उसके माध्यम से प्राप्त होंगे। 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे और जनवरी 2022 का संशोधित फरवरी की सैलरी में मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो एग्जामिन कर रहे हैं सारे इश्यूज को लेकर के। रास्ता डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 सितंबर वो कह रहे थे या करंट डेट से कह रहे थे, तो अभी क्या हुआ? तो अभी तक तो कट ऑफ डेट हमने इसमें 30/9 हाँ जी 30 सितंबर का फैसला आया है कोर्ट से। आप काफी इंटरेस्टेड थे जब आपने मीटिंग भी बुलाई थी एडवोकेट जी, लेकिन वो उन्होंने बीएड को भी कोर्ट में देखूंगा भला। लेकिन मेरा कहने का मतलब उसमें इतना ही है कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या रास्ता निकले मैं उसकी जजमेंट जो निर्णय हुआ है, जो कोर्ट से आया है, उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे और दोनों पक्षों को सुन लेंगे। हमारी मंशा है कि मदद हो और मदद का अच्छा रास्ता निकले। पुलिस कर्मी भी हाँ जी, हमने 2005-2009 की जो हमारी इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन जो है वो दिनांक 15/5/2003 से देने के मैंने घोषणा की है और जिस पर लगभग 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो। शिमला में जेसीसी की बैठक को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। इसी को लेकर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नरेश चौहान ने भी सरकार के फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद सरकार ने दबाव में आकर कर्मचारियों को लेकर ये फैसले लिए हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुनिए। जेसीसी की आज जो बैठक थी, मुझे लगता है कि काफी समय के बाद ये हुई
तकरीबन इस सरकार में तो 4 साल का समय हो चुका है भाजपा की सरकार को, तो मुझे याद नहीं कि 4 साल में ये कभी बैठक हुई है। तो इसमें जो हमारे सरकारी मुलाजिम थे, जो कर्मचारी भाई हैं, जो तकरीबन 2.5 लाख के करीब संख्या है हिमाचल प्रदेश में, उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी। काफ़ी समय से उनके ड्यूज़ थे, उनके जो ड्यूज़ बनते थे वो पेंडिंग थे। लेकिन आज सरकार ने ये बैठक की, मैं समझता हूँ कि एक तरह से अगर इसको मैं देखूँ अपने नज़रिए से, तो ये एक लोकतंत्र की जीत है कि जो परिणाम अभी आए हैं बाई इलेक्शंस के, उसके बाद सरकार जिस तरह से 4 सीटों में भाजपा की हार हुई है, तो निश्चित तौर पे सरकार दबाव में है और दबाव में उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब हर वर्ग को खुश करने का जो एक काम ये करेंगे। और ये काम तकरीबन 3-4 साल पहले हो जाना चाहिए था। रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए थी, हर साल होनी चाहिए थी। जो सरकारी मुलाजिम के जो हक बनते हैं टाइम टू टाइम उनको वो मिलने चाहिए थे। ये ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका था, लेकिन आज ये हुआ है अगर 6 साल के बाद, तो हम इसके स्वागत करते हैं कि इसके अच्छे परिणाम आए। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो इसमें फैसले हो उसको अमली जामा पहनाया जाए और लोगों को, कर्मचारियों को उनके हित जो होने चाहिए वो सुरक्षित होने चाहिए, उनकी जो मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए और उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये इसमें देखने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड था, पिछली कांग्रेस की सरकार ने इसको 5 साल से 3 साल किया था कि जो भी कर्मचारी 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट में अपना पूरा समय करेगा उसको हम रेगुलराइज करेंगे। तो वो पॉलिसी हमारी कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है। आज अगर 4 साल बाद उसमें ये इलेक्शन ईयर है, ये 5वां जो साल होता है वो इलेक्शन का समय होता है। इस वक्त जो फैसले लिए जाते हैं, ज़्यादातर फैसले ज़मीनी स्तर तक उतरते नहीं हैं, पहुंचते नहीं हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। कि 5वें साल में अगर आपको होश आती है, तो ये होश आने का कारण मैंने बताया कि क्यों है। लेकिन अगर इन्होंने इसको 3 साल से, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड अगर 2 साल किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इसको जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट हो। जो लोग उसके दायरे में आते हैं उनको जल्दी से जल्दी रेगुलाइज किया जाए, जिस भी महकमे में है, जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी तो मुझे लगता है कि 3 साल का कार्यकाल भी लोगों का पूरा हो गया होगा, उनको भी, और जो 1 साल का जो इसको रिलैक्स किया है उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन केवल ये घोषणा नहीं होनी चाहिए कि आपने मीटिंग में बोल दिया, कागजों में हो गया, फाइलों में हो गया। इसका जो है कर्मचारी भाइयों को इसका असलियत में इसका फ़ायदा होना चाहिए। आउटसोर्स ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नीति चल रही है, जिस प्रकार से आउटसोर्स में हज़ारों बच्चे और लोग काम कर रहे हैं, उनका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। और एक इस पर बहुत जल्दी नीति बनानी चाहिए थी। सरकार को 4 साल का समय खराब हो चुका है और जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं इतने सालों से, उनका जो भविष्य का कोई, कभी कोई कंपनी चली जाती है, कोई संस्था चली जाती है, उनको निकाल दिया जाता है। तो इसके लिए आने वाले समय में इस सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। जो आने वाले में अगली सरकार होगी उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो आउटसोर्सिंग पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से इनके चुंगल से बचाया जाए और उनको जो मिनिमम सैलरी की वो डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस उनको भी मिलने चाहिए, उसमें सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हज़ारों के संख्या में लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार, मुझे लगता है अब 4 साल बाद अब होश में आई है, जब लोगों ने इनको एक डोज दिया है, लोकतंत्र का ये डोज है। अब मुझे लगता है कि जीरो होने की वजह से अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब समय निकल चुका है। अब 4-6 महीने की सारी सरकार है, अब ये क्या करेंगे, कितने फैसले होंगे, कितने ज़मीनी स्तर पर उतरेंगे, कितने लोगों को फ़ायदा होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित की गई जेसीसी की बैठक को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई जेसीसी की बैठक को लेकर लगातार राजनीति गर्मा रही है, तो वहीं हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ में भी रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र ठाकुर ने भी जेसीसी की बैठक को लेकर कर्मचारियों के साथ मजाक होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज शिमला में हुई इस बैठक में जेसीसी की जस्टिफिकेशन को खत्म कर डाला है। वहीं उन्होंने कहा कि जेसीसी के कर्मचारियों के साथ छलावा किया गया है। आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने पीटर हॉफ में संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक रखी थी। पूरा प्रदेश का कर्मचारी, अधिकारी, पेंशनर और नौकरी के दहलीज पे खड़ा युवक युवती बड़े हसीन सपने लेकर ये सोच रहा था कि आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नई पेंशन स्कीम को
स्क्रैप करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के आदेश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों के स्थान पर नियमित भर्तियों बारे अपना वहां पे संबोधन करेंगे। ये भी मान के चले थे कि जो प्रदेश के कर्मचारी हैं उनकी वेतन विसंगतियां, उनके भर्तियों पदोन्नति नियम और उनके वर्षों पुराने जो अन्य मुद्दे थे उनके ऊपर वहां पे सकारात्मक चर्चा होगी, विचार मंथन होगा। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले वहां आर्मसडेल से मीटिंग को तब्दील करके पीटर हॉफ में किया और पीटर हॉफ में वहां पर्यटन विभाग का खर्चा करवाकर प्रदेश के कर्मचारियों को ठेंगा दिखाकर मात्र वेतन आयोग की घोषणा और 2009 की जो नोटिफिकेशन थी जो केंद्र सरकार बहुत पहले कर चुकी है उस नोटिफिकेशन को लागू करने बारे वहां एक संबोधन देकर वो चले आए। पूरा प्रदेश का कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, पेंशनर और नौकरी की दहलीज पे खड़ा सभी वर्ग आज इस जेसीसी की बैठक से सन्न है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मजाक कर्मचारियों के साथ आज हुआ है। जेसीसी की उपादेयता को खत्म किया है, साथ ही साथ कर्मचारियों के जो मुद्दे थे उनको मुख्यमंत्री ने वहां भाषण देकर उसकी सारी जो उसकी जस्टिफिकेशन बनती थी उसे भी समाप्त किया और साथ ही साथ अब जो अधिकारी वहां पे बैठे हैं और जो सरकारी मान्यता प्राप्त भोंपू महासंघ है उसके लोग वहां बैठकर वहां पे सरकार का गुणगान करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। कर्मचारियों को आज फिर एक बार छला गया है। यही मेरा आज का आज की जेसीसी के ऊपर कहना है। हमीरपुर में नगर परिषद के कई वार्डों में आ रही समस्या को लेकर बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक में इस दौरान एडवोकेट सुशील शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इस दौरान उपभोक्ता संरक्षण संगठन से जुड़े लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में ये मुद्दा उठाया गया कि नगर परिषद के कई वार्डों में सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है। इस कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। अदी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की आज यहाँ पे बैठक हुई। बैठक में बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो लोगों से सरोकार रखते थे। तो उसमें सबसे पहले मुद्दा था यहाँ पे जो सीवरेज की व्यवस्था है, कुछ वार्डों में सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसके साथ ही यहाँ पे एक शिकायत आई है, जो सीवरेज की पाइपलाइन टूटी है हीरानगर में अणु में, उसके बारे में भी शिकायत आई है वार्ड नंबर 1 की। और इसके साथ ही जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहाँ पे वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उनके पर्चियाँ तो अलग बन जाती है, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको देखने के लिए जो है वो ओपीडी में प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो इस बारे में भी हम लोगों ने जो है चिकित्सा अधीक्षक जो हैं उनको लिखने का निर्णय लिया है। इसमें एक और कंप्लेंट आई है हमारे पास के जो हमीरपुर में ऑटो रिक्शा हैं उनके रेट निर्धारित नहीं किए गए हैं। पहले जो थे वो कहा गया था कि कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, लेकिन अब क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और ऐसी शिकायतें आई हैं कि वो अपने मनमाने दाम जो हैं वो वसूल रहे हैं। तो इस बारे में भी हमने जो है आरटीओ हमीरपुर को लिखने का निर्णय लिया है। राशन डिपो है उनकी व्यवस्था के बारे में भी हमें शिकायत आई है कुछ के बारे में, तो उस बारे में भी हमने जो है वो डीएफएससी हमीरपुर को लिखने का निर्णय लिया है। साथ में 24 दिसंबर को हमेशा हमारा एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पे कार्यक्रम होता है जो जिला उपभोक्ता खाद्य जो विभाग है उसके साथ मिलकर मनाया जाता है। क्योंकि अब काफ़ी कोरोना के भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस बारे में भी अभी डीएफएससी हमीरपुर से मिलकर जो है इस मामले को उठाया जाए। अगर आप भी आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान हिमाचल के प्रतिष्ठित आईटीआई संस्थान सोलन में अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये जानकारी आईटीआई के संस्थान सोलन के प्रधानाचार्य अजेश कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि युवा अपने भविष्य को लेकर चिंता ना करें, अभी एडमिशन जारी हैं। वे कभी भी आकर यहाँ पर अपनी एडमिशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने दस्तावेज लेकर आईटीआई संस्थान में तुरंत आकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। पूरे प्रदेश में आईटीआईज़ में एडमिशन के लिए जो स्पॉट राउंड की अंतिम तारीख है वो 30 नवंबर तक कर दी गई है। इसी क्रम में सोलन में जो है अभी तक 102 सीट्स खाली हैं, जिनमें मुख्य तौर पर
मैकेनिक डीजल में, कोपा में, ड्राफ्ट्समैन सिविल में, कारपेंटर में और मशीनिस्ट और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सीटें अवेलेबल हैं। डिटेल्स आपको हमारी साइट पे और हमारे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगी। लगभग 100 के करीब सीटें अभी खाली हैं। 30 तारीख तक स्पॉट राउंड में लोग कैंडिडेट सीधे आकर के एडमिशन ले सकते हैं। हमारे पास इस बार सैंक्शनड 760 सीटों पर एडमिशन होनी थी, जिसमें से 658 सीटों पर एडमिशन्स हो चुकी हैं। तीसरी शिफ्ट के लिए कुछ समय तक एडमिशन्स पे रोक लगी थी। अभी डीजीटी के निर्देशानुसार ये एडमिशन्स खुली हैं, इस वजह से ये सीट्स अभी वैकेंसी हमारी चल रही है। सर किस किस माध्यम से एडमिशन कराई जा सकती है? एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड के ऊपर सीधे तौर पे कैंडिडेट्स को सुबह आकर के फॉर्म जमा करवाना होता है और स्पॉट पर ही सेम डे हम फीस लेकर के एडमिशन्स कर देते हैं मेरिट बेसिस पर। जैसा कि सर्वविदित है, सभी को पता है कि आजकल स्किल एजुकेशन का कितना महत्व है और कोविड के सिनेरियो के बाद अब इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, तो मैं चाहूँगा कि यूथ जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं स्किल एजुकेशन लेने के लिए, उसका फ़ायदा उठा करके वो अपने भविष्य को जो है अपने लिवलीहुड के लिए आगे बढ़ें। जिला कांगड़ा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान नए मतदाताओं के पहचान पत्र बनाने और वोटर कार्ड में त्रुटियों को सही करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार को उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने उपायुक्त कार्यालय से डेमोक्रेसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मोबाइल वैन कॉलेज, स्कूलों, ITI और अन्य शिक्षण संस्थानों में जाकर युवाओं को वोटर कार्ड बनाने व वोटर कार्ड में त्रुटियों को ठीक करने से संबंधित जानकारी देगी। देखिए, जो हमारी जो इलेक्टोरल रोल है ज़िला कांगड़ा के अंदर, उसकी एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए और जितने भी 18 से 19 वर्ष के लोग हैं या ऐसे जो कोई लोग हैं जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु को अचीव कर रहे हैं, उनकी एनरोलमेंट को बढ़ाने की जो ड्राइव है ज़िला कांगड़ा के अंदर की जा रही है और ये स्पेशल समरी रिवीजन SSR 2022 के अंतर्गत की जा रही है। इसमें 1 नवंबर से ये कार्य चल रहा है और 10 नवंबर को हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन है वो की गई थी और उसके उपरांत भी जो हमारे, क्योंकि अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी रहती है और थोड़ा सा ये रहता है कि अपना जो IC एक्टिविटीज़ भी की जाए, तो इसके लिए जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ITIs हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे जो स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक डेमोक्रेसी वैन को भी फ्लैग ऑफ किया गया है जो ज़िले के विभिन्न जो एरियाज़ हैं उसके अंदर जाएगी और जो अपनी अवेयरनेस है उसके माध्यम से एनरोलमेंट को बढ़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। सर्दियों में बदलते मौसम और बढ़ती ठंड को लेकर धर्मशाला में जेल प्रबंधन कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हो गया है। आपको बता दें, इस दौरान सर्दी के चलते कोई भी कैदी बीमार न हो जाए, इसके चलते जेल प्रशासन द्वारा जेल के भीतर ही निःशुल्क चिकित्सा जांच कैंप का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज लाला लाजपत राय एवं मुक्त कारागार धर्मशाला में जेल प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में डॉक्टरों द्वारा कैदियों की BP, शुगर, जुकाम, बुखार, आंखों में जलन सहित अन्य समस्याओं को लेकर बीमारी का चेकअप किया गया। ये आज जनरल हेल्थ चेकअप का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें इनका आई टेस्टिंग, BP, ब्लड शुगर और जो भी मेडिसिन से रिलेटेड इनकी कोई भी एलिमेंट्स वगैरह, तो उसके लिए टेस्टिंग वगैरह हुई है। मेरे ख्याल से सारी जेल ने ही पार्ट लिया है, सारे प्रिजनर। आज की डेट में जैसे हमारे पास 368 कैदी हैं, तो 368 के 368 कैदियों का चेकअप हुआ है और इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है उनका भी हेल्थ चेकअप हुआ है। उसमें देखते हैं हमारे पास जैसा इनका रिकमेंडेशन आएगी, जो प्रिस्क्रिप्शंस आएंगी, तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट का हुआ तो वहाँ पर ही होगा, और यदि जैसे ये फ्री ऑपरेशन वगैरह हमको बता रहे हैं कि फ्री ऑपरेशन भी करेंगे, कैटरेक्ट वगैरह के भी ऑपरेशन फ्री हो जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर हम वहाँ पर भी भेजें। ये सर हमारे यहाँ से जो कैंप लगा हुआ है वो बेसिकली एक जांच कैंप है, जिसमें हम जितने भी कैदी जेल में हैं, मेल फीमेल, उन सभी को यहाँ पे उनकी जांच करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या कोई ऐसा रोग तो नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है कि जिसका हम समय रहते इलाज किया जाए। इसमें आज हमारी टीम में डॉक्टर मनीष, जो कि अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं,
डॉक्टर फारूक वो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं, डॉक्टर श्रीकर हैं वो ऑर्थो से हैं, और डॉक्टर JP सिंह जो कि आई का भी हम जहाँ पे चेकअप कर रहे हैं, और वो भी अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।